द इंडो गैंजेटिक प्लेन। अब जो इंडो गैंजेटिक प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, पहले हमने पढ़ा था हिमालयस में, हिमालयस के उनके बारे में, पासिस के बारे में, कहाँ से आना इजी है सेंट्रल एशिया से, कहाँ से सेंट्रल एशिया का रूट इजी है, उन सब के बारे में। कौन कौन से मतलब नेपाल के जो रीजन्स हैं, जो नेपाल कहाँ पे है, फुट हिल्स ऑफ हिमालय में है, और कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ से ट्रेवल करना बहुत मुश्किल है, ये सब पढ़ा था। अब है द इंडो गैंजेटिक प्लेन। अब इंडो गैंजेटिक प्लेन इज इरिगेटेड बाय थ्री इम्पोर्टेंट रिवर्स। तीन इम्पोर्टेंट रिवर से इरिगेट होता है। पहली है गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। This vast plain is most fertile in productivity because of alluvial soil brought by the streams of the rivers and its tributaries. अब ये जो है ना, इनके जो प्लेन है, ये बहुत फर्टाइल होते हैं और प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सी सॉइल है? एलुवियल सॉइल है, जो स्ट्रीम्स ऑफ रिवर्स और इट्स ट्रिब्यूटरी से डायरेक्ट आती है। पानी के बहाव से ये वाली सॉइल आके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। द इंडस रिवर राइजेस बियॉन्ड द हिमालयाज। अब इंडस रिवर्स कहाँ से राइज होती है? हिमालय से। एंड इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज आर द झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज और ब्यास। और इसकी मेजर रिवर्स कौन कौन सी है? झेलम है, चेनाब है, रवि है, सतलुज है और ब्यास है। द पंजाब प्लेन आर बेनिफिटेड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। अब जो पंजाब है ना, वो इन रिवर से बेनिफिटेड है, इंडस रिवर सिस्टम से, क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज और ब्यास। ये पंजाब में है। अब जब पंजाब में इतना पानी है तो ऑब्वियसली वहाँ की लैंड फर्टाइल होगी। द लिटरल मीनिंग ऑफ पंजाब इज द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स। मतलब पंजाब का मतलब क्या है? जहाँ पे पांच नदियाँ बहती हैं। सिंध इज सिचुएटेड एट द लोअर ऑफ वैली ऑफ द इंडस। सिंध कहाँ पे सिचुएटेड है? लोअर वैली। लोअर वैली किसकी लोअर वैली? इंडस की लोअर वैली में। द इंडस प्लेन इज नोन एज फॉर इट्स फर्टाइल सॉइल। अब इंडस प्लेन भी क्या, किसके लिए जाना जाता है? फर्टाइल सॉइल के लिए। पहली चीज, वहाँ पे वो जो मोस्ट फर्टाइल और प्रोडक्टिविटी क्यों है इन स्ट्रीम्स पे? क्योंकि एलुवियल सॉइल है। दूसरा, इंडस रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। पंजाब प्लेन क्यों बेनिफिटेड है? क्योंकि यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम की वजह से पंजाब बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है। पंजाब का नाम कैसे पड़ा? क्योंकि यहाँ पे फाइव रिवर्स हैं। ठीक है। फिर सिंध कहाँ पे सिचुएटेड है? लोअर वैली ऑफ द इंडस में। और इंडस प्लेन क्या है? मो नॉन किस लिए जाना जाता है इंडस प्लेन सबसे ज़्यादा? उसकी फर्टिलिटी के लिए। The Thar Desert and the Aravalli Hills are situated between in the Indus and the Gangetic Plain. जो थार डेजर्ट है और अरावली हिल्स है ना, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? इंडस में और गेंजेटिक प्लेन्स पे। माउंट आबू इज द हाईएस्ट पॉइंट। माउंट आबू क्या है? हाईएस्ट पॉइंट है। कितने फीट है? 5650 फीट इन द अरावली हिल्स। माउंट आबू किसका हाईएस्ट पॉइंट है? अरावली हिल्स का। कितने फीट है? 5650 फीट। द गंगा रिवर राइजेस इन द हिमालयस। गंगा रिवर कहाँ पे राइज करती है? हिमालयस में। फ्लोज कहाँ पे करती है? साउथ में एंड टुवर्ड्स द ईस्ट। और कहाँ चली जाती है? ईस्ट में। द रिवर यमुना फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द गंगा एंड देन जॉइंस इट। जो रिवर यमुना है ना, वो किसके पैरेलल फ्लो करती है? गंगा के। और बाद में जाके उसको ज्वाइन कर लेती है। द एरिया बिटवीन दीज टू रिवर इज कॉल्ड डोब। और जो इन दोनों के बीच का एरिया है उसको क्या कहते हैं? डोब कहते हैं। मीनिंग क्या होता है डोब का? जो लैंड दो रिवर्स के बीच में होती है। अब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या है गंगा की? गोमती, सरयू, घग्गर और गंडक। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? सोमती, सरयू, घग्गर और गंडक। इन द ईस्ट ऑफ In the east of India, the Ganga's plain merges into plains of Brahmaputra. जो इंडस गंगा है ना, जो ईस्ट इंडिया ना, वहाँ पे जो गंगा प्लेन है वो किसमें मर्ज हो जाता है? प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र में।
एक कहाँ किसके साथ जॉइन हो जाता है, यमुना, और दूसरा ब्रह्मपुत्रा प्लेन में। द रिवर ब्रह्मपुत्रा बियॉन्ड द हिमालयस फ्लोज फ्रॉम अक्रॉस तिब्बत। बियॉन्ड द हिमालयाज है और कहाँ से क्रॉस करके आए, क्रॉस किसके होती है, तिब्बत के, एंड देन कॉन्टिन्यूस फ्लो थ्रू द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और कहाँ पे फ्लो करती है, किसकी कौन से प्लेन्स पे फ्लो करती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। In the plains, it is a vast but a slow moving river forming several islands. ये क्या है, ये जो प्लेन्स है ये वास्ट है और क्या है, स्लो मूविंग रिवर है और बहुत सारे आइलैंड से निकलती है। द इंडो गैंजेटिक प्लेन has contributed to the rise of urban centers, particularly on the river banks or the confluence of river। जो ये गैंजेटिक प्लेन है ना, ये कहाँ से राइज कंट्रीब्यूट कहाँ से करती है, अर्बन सेंटर से, और फिर कहाँ पे, पर्टिकुलरली ऑन द रिवर्स ऑफ बैंक्स, बैंक्स के रिवर पे फ्लो करती है। द हड़प्पन कल्चर फ्लरिश्ड इन द इंडस वैली। अब सबसे पहले हड़प्पन कल्चर कहाँ पे आया था, इंडस वैली में। द वैदिक कल्चर प्रपोज्ड इन द वेस्टर्न गैंजेटिक प्लेन। जो वैदिक कल्चर वो कहाँ पे आया था, वेस्टर्न गैंजेटिक प्लेन्स पे आया था। बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, पाटलिपुत्रा, ये इंपॉर्टेंट सिटीज थी गैंजेटिक प्लेन की। द पाटलिपुत्रा वाज सिचुएटेड at the confluence of Son River with the Gangetes। अब सॉरी, विद द गंगा। जो पाटलिपुत्र था ये किसके साथ, कहाँ पे सिचुएटेड था, सोन रिवर में, और किस कौन सी नदी के साथ, गंगा के साथ। इन द एंशियंट पीरियड पाटलिपुत्र हैज रिमेन्ड द कैपिटल फॉर द मौर्यस। अब किसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, मौर्यस की, सुनघास की, गुप्तास की, और भी सारे किंगडम्स की थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द गैंजेटिक इज दिल्ली। जो गैंजेटिक प्लेन की सबसे इम्पोर्टेंट वेस्टर्न साइड में कुछ सबसे इम्पोर्टेंट साइड कौन सी थी, दिल्ली। मोस्ट ऑफ द decisive play battles of the Indian history such as कुरुक्षेत्र, तरानी, पानीपत was fought near दिल्ली। ये दिल्ली के पास लड़ी गई हैं बहुत सारी battles। Also, this plain has had also been a source of temptation and attraction for the foreign invaders due to its fertility and productive health। अब यहाँ पे इन्वेजन्स क्यों आते थे, क्यों वो इसकी इसकी इस जगह की ओर अट्रैक्ट होते थे, क्योंकि जो हमारी सॉइल है वो ही लैंड ही इतनी फर्टाइल है और इतनी प्रोडक्टिविटी, इतनी अच्छी हेल्थ थी, तो इसकी वजह से ही वो अट्रैक्ट होते थे कि यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। important powers fought for the possession of these plains and valleys। अब important powers जो थी, इनके लिए जो लड़ाइयाँ होती थी, उनको अपने लिए लेना, खुद का राज्य संभालने के लिए भी सारी जो बैटल्स होती थी वही इन्हीं प्लेन्स और वैलीज में होती थी, स्पेशली गंगा यमुना डोब पे। प्रूव टू बी द मोस्ट कन्वेक्टेड एंड कंटेस्टेड एरिया। ये सबसे कन्वेटेड और कंटेस्टेड एरिया था। The river in this region served as arteries of commerce and communication। ये आर्टरीज की तरह थी, किसके लिए, कॉमर्स, ट्रेड करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। इन एंशियंट टाइम इट वाज डिफिकल्ट टू मेक रोड्स। ये एंशियंट टाइम पे क्या था, डिफिकल्ट था यहाँ पे रोड्स बनाना। सो मेन एंड मटेरियल वर मूव्ड बाय बोट। और यहाँ पे लोग क्या, कैसे मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, बाय बोटिंग सिस्टम, बाय रिवर। द इम्पोर्टेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर फॉर कम्युनिकेशन कंटिन्यू टिल द डेट्स ऑफ, कब तक चला, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। फिर नेक्स्ट है द साउदर्न पेनिनसुला। The southern peninsula, the Vindhya and the Satpura mountain, along with the Narmada and the Tapti river, form the great dividing line between northern and the southern India। जो विंध्या और सतपुरा माउंटेन जो है, इनके साथ कौन कौन सी नदियां बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो डिवाइड करती है नॉर्दर्न और साउदर्न इंडिया को। द प्लेट्यू टू द साउथ ऑफ द विंध्यास माउंटेन इज नोन एज द डेक्कन प्लेट्यू। जो प्लेट्यू है विंध्या के साउथ में, उस प्लेट्यू का क्या नाम है, डेक्कन प्लेट्यू। इट कंसिस्ट ऑफ वॉल्केनिक रॉक।
ये किससे बना है? वॉल्केनिक रॉक विच इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स। ये किससे डिफरेंट है नॉर्दर्न माउंटेन से? एज दीज रॉक्स आर इजियर, ये बहुत इजियर होते हैं कट करने में। वी फाइंड ए नंबर ऑफ रॉक कट मॉन्स्टरीज एंड टेम्पल्स इन द डेक्कन। अब क्यों रॉक कट मॉनेस्ट्रीज और टेम्पल्स यहाँ पे हमें मिलते हैं? क्योंकि इजीली है ना कट करना डेक्कन प्लेट्यू में। द डेक्कन प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय द ईस्टर्न घाट्स इन द वेस्टर्न घाट्स। जो डेक्कन प्लेट्यू है ना ये बहुत फ्लैंक्ड है कहाँ पे? ईस्टर्न घाट में और वेस्टर्न घाट्स में। द कोरोमंडल कोस्ट स्टैंड्स बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। ये कहाँ पे लाई करता है? ईस्टर्न घाट पे और कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। द वेस्टर्न घाट्स रन्स अलोंग, वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे है? अरेबियन सी के पास। एंड द लैंड्स बिटवीन, जो लैंड्स है इनके बीच में वो उसको क्या कहते हैं? कोंकण अप टू गोवा एंड बियॉन्ड दैट एज कराना, उससे आगे कराना। द मोस्ट, द साउदर्न मोस्ट पार्ट इज नोन एज मलाबार कोस्ट। जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है उसे क्या कहते हैं? मलाबार कोस्ट। द पास्ट, द पासिस इन द वेस्टर्न घाट्स इज, वेस्टर्न घाट्स में जो पासिस है झुन्नर, कनेरी, करले, लिंक्ड द रूट्स बिटवीन रूट्स टू द वेस्टर्न पोर्ट्स। ये किससे लिंक है रूट्स? वेस्टर्न पोर्ट से। द डेक्कन प्लेट्यू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। जो ये डेक्कन प्लेट्यू का जो ब्रिज है ना ये किसके साथ लिंक्ड है? नॉर्थ और साउथ इंडिया में। However, dense forest in the Vindhya mountain makes this region isolated from the north. ये क्या करता है? विंध्या माउंटेन्स जो अपने आप को आइसोलेट कर देता है, कहाँ से? नॉर्थ से। The language and culture in the southern peninsula are preserved intact for a long time due to its geographical isolation. लोगों के साथ ना साउथ इंडिया का ना इतना इंटरेक्शन ही नहीं था नॉर्थ इंडिया के साथ, क्योंकि ये क्या करता था? उनको छुपा देता था, आइसोलेट कर देता था विंध्या माउंटेन नॉर्थ में, नॉर्थ से। तो वो क्या, नॉर्थ से जब ये हो गए, इंटैक्ट हो गए, यहाँ पे आपकी कोई भी बात नहीं होने लगी, तो यहाँ पे क्या होगी? आइसोलेशन हो गई। आइसोलेशन की वजह से यहाँ पे जो जियोग्राफिकल फीचर्स थे वो लोगों को पता ही नहीं थे, प्रिजर्व रहने लगे। लैंग्वेज ही नहीं पता थी, कल्चर के बारे में ही नहीं पता था, क्योंकि इंट्रैक्शन ही नहीं है। इन द साउदर्न एंड रिमेन्स द फेमस फाल्गुन पास। यहाँ पे साउदर्न के एंड में फेमस पास है कौन सा? फाल्गुन पास। इट इज द पास पैसेज अक्रॉस द घाट्स फ्रॉम द कावेरी वैली टू द मलाबार कोस्ट। ये जो पैसेज है घाट्स का ये कहाँ से निकलता है? फ्रॉम द कावेरी वैली से लेके मलाबार कोस्ट तक। द फाल्गुन पास वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट फॉर द इंडो रोमन ट्रेड इन द एंशियंट टाइम। जो ये पास है ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट था? इंडो रोमन्स, रोमन्स के लिए एंशियंट टाइम पे। द अनेमुडाई इज द हाईएस्ट पीक इन द साउदर्न पेनिनसुला। अनेमुडाई जो थी वो क्या थी? यहाँ की हाईएस्ट पीक थी। दोदा पीटा इज द अनदर हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट। साउदर्न पेनिनसुला में कौन सी? एनिमुडाई। और वेस्टर्न घाट्स पे कौन सी? दोदा पीटा। The eastern ghats are not very high and had several openings caused by the eastward flow of the rivers in the Bay of Bengal. जो ईस्टर्न घाट्स है ना ये बहुत ज़्यादा हाई थे, ओपनिंग्स जो caused हुई थी ईस्टर्न फ्लो ऑफ द रिवर्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो ओपनिंग्स थी ना ये क्या करती थी? ईस्टवर्ड फ्लो करती थी रिवर्स में, इनटू किस में जाती थी? बे ऑफ बंगाल। द पोर्ट सिटीज ऑफ द अरिकमेड अरी अरिकमेडू, मलप्पुरम, कावेरीपट्टनम आर सिचुएटेड ऑन द कोरामंडल कोस्ट। ये किस पे, कहाँ पे सिचुएटेड थी? कोरामंडल कोस्ट पे। द मेजर रिवर्स ऑफ द साउदर्न पेनिनसुला आर मोस्ट रनिंग पैरेलल। जो ये साउदर्न पेनिनसुला में जो रिवर्स थी ये क्या थी? मोस्ट पैरेलल रनिंग, पैरेलल थी। महानदी कहाँ पे है? ईस्टर्न एंड ऑफ द पेनिनसुला, ईस्टर्न एंड के पेनिनसुला के। नर्मदा एंड ताप्ती रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ताप्ती और नर्मदा कहाँ से फ्लो करती है? ईस्ट टू वेस्ट। अदर रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी यह कहाँ से फ्लो करती हैं? वेस्ट टू ईस्ट। सिर्फ दो रिवर्स उल्टी फ्लो करती हैं, नर्मदा और ताप्ती, वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट। बाकी कैसे तक फ्लो करती है? वेस्ट टू ईस्ट।
नर्मदा एंड ताप्ती ईस्ट टू वेस्ट, बाकी सब वेस्ट टू ईस्ट. These rivers make the plateau into a fertile rice producing soil. ये क्या बनाती हैं प्लेट्यू को मोस्ट राइस प्रोड्यूस करने के लिए मोस्ट फर्टाइल सॉइल बनाती हैं. थ्रू आउट द हिस्ट्री द रीजन बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा, जो रीजन है कृष्णा और तुंगभद्रा का, इसको रायचूर डोब कहते हैं, रिमेंड ए बोन, ये बोन ऑफ कनेक्शन कंटेंशन बिटवीन द मेजर किंगडम्स ऑफ द साउथ. ये क्या थी, बोन की तरह था. द Deletic plains formed by these two rivers at their mouths became famous under the Satavahanas. ये क्या बहुत फेमस थे कहाँ पे, under the Satavahanas. A number of towns and ports flourished in this plain in the beginning of Christian era. ये जो टाउन्स थे ना बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड कब हुआ है, जब क्रिश्चियन एरा इंडिया में स्टार्ट हुआ. The, the Kaveri Delta constitutes a distinct geographical zone in the far south. ये जो कावेरी डेल्टा है ये क्या था, डिस्ट्रिक्ट जियोग्राफिकल जोन में बहुत ज़्यादा दूर तक था. इट बिकेम द सीट ऑफ चोला पावर, ये कहाँ का वो सीट बना, चोला पावर का. The Kaveri Basin, with its rich tradition, language, culture, has flourished from the ancient time. जो कावेरी बेसिन पे जो रिच ट्रेडिशन था, लैंग्वेज थी, कल्चर था, ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश था. कौन से टाइम से, एंशियंट टाइम से. As the southern peninsula is gifted with a long coastline, ये हमें भगवान ने ही गिफ्टेड किया है एक बहुत अच्छी कोस्ट लाइन के साथ. द पीपल ऑफ दिस रीजन टुक कीन इंटरेस्ट इन द मैरीटाइम एक्टिविटीज, जो ये लोग थे ना ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे मैरीटाइम एक्टिविटीज के लिए. A great deal of the trade and commerce went on through the sea waves from the eastern time, earliest times. ये जो great deal of trade and commerce थी ना, ये बहुत वेंट थ्रू सी वेव्स, बहुत सारे सी वेव्स आती थी इनके वहाँ पे, इस कोस्ट लाइन पे, क्योंकि अब आज से नहीं आती, बहुत अर्ली टाइम से आती है. इन द ईस्ट मेराइन्स रीच इस कंट्री लाइक, अब ये मेराइन्स कहाँ पे जाती थी, जावा, सुमात्रा, बर्मा एंड कोमल्डिया, कंबोडिया सॉरी. अपार्ट फ्रॉम ट्रेड, द दे स्प्रेड इंडियन आर्ट, रिलीजन एंड कल्चर इन दीज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये क्या करते थे, स्प्रेड करते थे कहाँ पे, इन सब चीज़ों को, आर्ट एंड कल्चर, रिलीजन, इन सब को, मतलब वहाँ से कोस्ट लाइन से थ्रू बोट्स वगैरह जाते होंगे, तो वहाँ पे इंडियन आर्ट, रिलीजन और कल्चर वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे इन पार्ट्स में वर्ल्ड में. The commercial contacts between South India and Greco-Roman countries flourished along with the cultural relations. ये जो कॉन्टैक्ट्स थे साउथ इंडिया के, ये ग्रीस रोमन कंट्रीज के, ये फ्लरिश्ड करते थे along with cultural relations के. अब इंडिया ए लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अब हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है, ए लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इतनी डाइवर्सिटी के होने के बाद भी the history of ancient India is interesting because India proved to be a melting pot of numerous races. बहुत सारी races हैं यहाँ पे, बहुत सारी races मिलती हैं, जैसे the pre-Aryans, the Indo-Aryans, the Greeks, the Scythians, Huns, Turks, etc. made India their home. इन्होंने इंडिया को अपना घर बना लिया. Each ethnic group contributed its might to be the making India of Indian culture. इस हर एक ethnic group ने क्या किया, इंडिया को अपना कल्चर बना लिया. All these people mixed up so inextricably with another that at present none of them can be identified in their original form. ये इतने ज़्यादा मिक्सअप हो गए कि इनको अपने, मतलब अब हम इनको अलग नहीं मानते, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी जो है इस यहीं पे ओरिजिनल फॉर्म में बना ली. डिफरेंट कल्चर्स मिंगल्ड विद वन अनदर थ्रू द एजेस. आज से ही नहीं, बहुत एंशियंट टाइम से ही हम यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स एक दूसरे के साथ रहने लगे. मैनी प्री आर्यन द्रविडियन टर्म्स अकर इन वैदिक टेक्स्ट, हमें वैदिक टेक्स्ट में भी ये टर्म्स मिलती हैं. Similarly, many Pali and Sanskrit terms appear in the Sangam literature. अब पाली और संस्कृत की जो टर्म्स है वो हमें कहाँ पे मिली,
संगम लिटरेचर में, सिंस एंशियंट टाइम्स इंडिया has been the land of several religions, बहुत several religions का land है. Ancient India witnessed the birth of Hinduism, Jainism and Buddhism. Ancient India किसका वो है, witnessed है birth of Hinduism का, Jainism का और Buddhism का. But all these cultures and religions intermingled with one another. So ये सारे cultures and religions ये intermingled हैं एक दूसरे के साथ. Although Indian people speak different languages बोलते हैं, practice different religions and observe different social customs, they follow certain common styles of life throughout the country. Therefore, our country shows a deeper underlying unity in spite of greater diversity. अब यहाँ पे क्या है, लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट चीज़ें की प्रैक्टिस होती है रिलीजन्स में, डिफरेंट सोशल कस्टम्स हैं, डिफरेंट कॉमन स्टाइल्स हैं, और थ्रू आउट द कंट्री है, थ्रू आउट द इंडिया है. और ये क्या दिखाता है, डीप अंडरलाइंग हमारी यूनिटी को शो करता है. इनफैक्ट द एंशियंट स्टोप्स फॉर यूनिटी दे लुक्ड अपॉन फॉर हिज वास्ट कॉन्टिनेंट एज वन लैंड. ये वास्ट सब कॉन्टिनेंट को शो करता है. द नेम भारतवर्षा और द लैंड ऑफ भारत was given to the whole country after the name of an ancient tribe called the Bharatas. भारतवर्ष नाम कहाँ से आया, इस पूरी इंडिया को भारत नाम कैसे मिला, पूरे कंट्री को नाम कैसे मिला, जो एक एंशियंट ट्राइब थी वहां से आया ये भारत था. Our ancient poem philosopher writers viewed the country as an integral unit. हमारे जो एंशियंट पोइट्स थे, फिलोसफर्स थे, राइटर्स थे, उन्होंने इनका कैसे देखा था, एज एन इंटेग्रल यूनिट में. This kind of political unity as attained at least twice during the Mauryan and Gupta empires. उस टाइम पे ये जो पॉलिटिकल यूनिटी थी ना, हमने दो टाइप, एटलीस्ट दो बारी तो हमने अटेन की है. कौन कौन से पीरियड में, मौर्यन और गुप्ता एम्पायर के पीरियड में. द यूनिटी ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो रिकोगनाइज्ड बाय फॉरेनर्स. अब हमने ही नहीं, बाहर के लोगों ने भी हमें एज ए रिकोगनाइज किया कि यहाँ पे कितनी यूनिटी है. दे फर्स्ट केम इनटू कांटेक्ट विद द पीपल लिविंग ऑन द सिंधु और द इंडस. इंडस पे आते थे, वहां पे लोगों से इंटरेक्ट करते थे. सो दे नेम्ड द होल कंट्री आफ्टर दिस रिवर. और उन्होंने इस कंट्री को नाम क्या दे दिया, मतलब इस कंट्री को जो नाम दिया था ना, वो इस रिवर इंडस को नाम से दिया था. और सिंधु, जिसको सिंधु रिवर भी कहते हैं. द वर्ड हिंद इज ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत टर्म सिंधु. जो हिंद वर्ड है ना, ये कहाँ से ड्राइव किया गया, संस्कृत टर्म सिंधु से. जैसे अभी किसी शेख ने, दुबई के शेख ने शायद अपने फोर्थ बेटे का नाम की बेटी का नाम हिंद रखा है, अभी बहुत रिसेंटली चल रहा था. एंड इन कोर्स ऑफ द टाइम एंड केम टू बी नोन एज इंडिया इन ग्रीक. और इस टाइम को कंट्री ने क्या कहा, इंडिया इन ग्रीक, एंड इन हिंद इन पर्शियन एंड अरेबियन लैंग्वेजेस. ग्रीक में इंडिया कहने लगे, हिंद कहाँ पे कहने लगे, पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेजेस में. एफर्ट्स फॉर द लिंग्विस्टिक कल्चर यूनिटी of the country were made through the ages. जो linguist cultural unit है या countries की, ये काफी टाइम से है. In the 3rd century BC, Prakrit language served as the lingua franca of the country. ये क्या थी, lingua franca of the country थी. Throughout the major portion of India, जो major portion of India था, अशोका inscriptions were written. किसमें अशोका की जो inscriptions थी वो किसके लैंग्वेज में थी, प्राकृत लैंग्वेज में थी. ऑल्सो द एंशियंट एपिक्स, द रामायणा, जो एंशियंट हमारी बुक्स हैं, होली बुक्स जिनको हम आज के टाइम पे बोलते हैं, रामायणा महाभारता, were situated with the same zeal and devotion throughout the country. ये भी हमारी डिवोशन कंट्री के लिए बताती है. ओरिजिनली कंपोज्ड, ये किस में कंपोज्ड हुई थी, संस्कृत में. केम टू बी प्रेजेंटेड इन, आज तो लोकल लैंग्वेजेस में है. ऑल्दो द इंडियन कल्चर वैल्यूज
एंड आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये जो इंडियन कल्चर की वैल्यूज हैं, आइडियाज हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में है। द सबस्टांस रिमेन द थ्रू आउट द कंट्री। ये कैसे रहते, थ्रू आउट द कंट्री सेम रहते हैं। हेंस इंडिया हैज मर्ज्ड ए मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी। इंडिया कैसे इमर्ज्ड है, मल्टी कल्चरल, यहाँ पे कल्चर्स हैं, मल्टी रिलीजन्स हैं। However, the underlying unity and integrity and the plural character of Indian society remain the real strength for the development of the country। ये क्या करेक्टर क्या शो करता है, रियल स्ट्रेंथ और डेवलपमेंट करती है कंट्री की। लर्निंग आउटकम्स क्या क्या है, जियोग्राफिकल के बारे में पढ़ा, हिमालयन माउंटेन्स और पास्ट नॉर्थ वेस्ट के बारे में पढ़ा, कैसे इन्वेडर्स आए, ट्रेडर्स, माइग्रेंट्स क्या हुए, रिवर सिस्टम, इंडो गेंजेटिक प्लेन्स, इन सब की हिस्टोरिकल पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी काम आएगा। उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे और जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है उनकी तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। एनसीईआरटी ही बेस है और 11th-12th की एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहीं से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। अब सेकेंड चैप्टर का नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द हड़प्पन कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्री हिस्टोरिक इंडिया हमारा कैसा था और हड़प्पन कल्चर क्या है, उन सब के बारे में। पहली इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या आ जाती है, द प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या था, ओरिजिन कैसे हुआ हड़प्पन कल्चर का, एवोल्यूशन कैसे हुआ, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, कल्चरल लाइफ कैसी थी, यहाँ पे डिक्लाइन कैसे हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इन इंडिया गोज बैक टू प्री हिस्टोरिक टाइम्स। जो हिस्ट्री है ना वो इंडिया की प्री हिस्टोरिक टाइम से चलती आ रही है, कोई नई बात नहीं है कि हाँ वो आए थे, ब्रिटिशर्स आए, मुगल्स आए तब से है, उससे भी पहले की है। नो रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल फॉर द प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब दिक्कत पता है क्या है कि जो रिटर्न रिकॉर्ड्स है ना वो ही नहीं है प्री हिस्टोरिक पीरियड के लिए। However, plenty of archaeological remains are found in different parts of India to reconstruct the history of this period। अब यहाँ पे क्या आर्कोलॉजिकल जो रिमेन्स है ना बहुत बहुत मिले हैं, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मिले हैं जिन्होंने री मतलब जोड़ा है हिस्ट्री को, वही पार्ट्स मिले, हमने उनको जोड़ जोड़ के एक हिस्ट्री बनाई। दे इंक्लूड द स्टोन टूल्स हो गए, पॉटरी होगी, आर्टिक्राफ्ट्स हो गए, मेटल इम्प्लीमेंट्स हो गए यूज्ड बाय प्री हिस्टोरिक पीपल। जो पुराने लोग थे, प्री हिस्टोरिक पीपल थे ना, उनके हमें रिमेन्स क्या क्या मिले, स्टोन के टूल्स, पॉटरी हो गई, हैंडीक्राफ्ट चीजें हो गई, मेटल्स की चीजें होंगी, ये सब कुछ मिले। The development of archaeological helps much to understand the life and culture of the people who lived in this period। अब उस टाइम पीरियड पे लिखा नहीं गया था, कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं था, तो हमें कैसे पता लगेगा। तो आर्कियोलॉजिकली सर्वे हुए, स्टडी की गई, तो उनसे हमने समझा कि उस टाइम पे लाइफ और कल्चर कैसा हुआ होगा। इन इंडिया द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज डिवाइडेड into the Paleolithic, Mesolithic, Neolithic and the Metal Age। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड ना चार चीजों में डिवाइडेड है। एक है तो पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है, ओल्ड स्टोन एज, पुराने स्टोन एज के बारे में। मेसोलिथिक के मिडल मिडल में आगे, मेसो मतलब मिडल, नियोलिथिक नया, और मेटल एज उनके बारे में। मेटल तो सबको पता ही है। However, these periods were not uniform throughout the Indian subcontinent। ये जो periods थे ये यूनिफॉर्म नहीं थे कि हाँ इतने टाइम पीरियड फिर इतने टाइम पीरियड, ये अनसर्टन के पीरियड थे। द डेटिंग ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज डन साइंटिफिकली। ये जो प्री हिस्टोरिक के जो पीरियड था ये साइंटिफिकली डेटिंग के हिसाब से बहुत साइंटिफिकली चीजें हुई हैं। द टेक्निक ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर दिस पर्पस। जो इनकी टेक्निक थी ना रेडियो कार्बन डेटिंग, वो कॉमनली इन्हीं चीजों के लिए यूज हुई थी। इट इज बेस्ड ऑन मेजरिंग द लॉस ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक मटेरियल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब ये मेजर ऑफ लॉस ऑफ कार्बन, कार्बन निकल गया है, कार्बन डेटिंग्स होती हैं जो जिनसे हम निकालते हैं कि हाँ कितनी एज हुई है। अब इतने टाइम से वो पड़ी हुई थी तो कुछ चीज़ें लॉस भी हो गई है, मतलब कुछ चीज़ें उड़ गई हैं। अनदर मेथड, दूसरा मेथड क्या है, डेंट्रोक्रोनोलॉजी। दूसरा मेथड किस क्या है, डेंट्रोक्रोनोलॉजी। ये क्या रेफर करता है, इट रेफर्स टू द, अब एक सेकेंड पहले ये पढ़ लेते हैं डेंट्रो
क्या है क्रोनोलॉजी, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ रिंग्स इन वुड, कितने नंबर्स है रिंग में, एक वुड की रिंग्स में, उसको रेफर करता है. बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्री रिंग्स इन द वुड द डेट ऑफ द वुड इज अराइव्ड एट. जितनी ज्यादा रिंग्स होंगी वुड पे, वो उतनी ज्यादा हम उस डेट को अराइव करेंगे, मतलब ये इतना पुराना होगा उस हिसाब से लेते हैं. अच्छा, ये ना प्री हिस्टोरिक इंडिया, इसमें क्या है, इंडस है, यहाँ पे मोहनजोदारो, रूबर, कालीबंगन, लोथल, फिर यहाँ पे शिशुपालघर, मस्की, आंध्रापुरा, ब्रह्मगिरी, आंधी चुलरा, पल्लवावरम, ये साइट्स हैं. अब पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज क्या था, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं. The old Stone Age sites are widely found in various parts of the Indian subcontinent. जो old Stone Age थे नहीं, ये बहुत सारे अलग अलग इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अलग अलग पार्ट्स में थे. These sites are generally located near a water sources. जहाँ पे पानी था वहीं पे ये sources थी. Several rock shelters and caves used by the Paleolithic period are sacred across the सबकॉन्टिनेंट. अब यहाँ पे क्या थे, रॉक शेल्टर्स थे, केव्स थे, जो जहाँ पे लोग रहते थे पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे. दे ऑल्सो लिव्ड रेयरली इन हट्स मेड ऑफ लीव्स. अब पैलियोलिथिक में ना रेयरली कोई मिट्टी का अपना घर बनाता होगा, रेयर, बहुत रेयर टू रेयरेस्ट. सम ऑफ द फेमस साइट्स ऑफ द ओल्ड एज. अब फेमस साइट कौन सी है, सोलन वैली, पोटवार प्लेट्यू इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया. ये कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में. अब नॉर्थ वेस्ट कौन सा रीजन है, ये मुझे जरा बताना. शिवालिक हिल्स ऑन द नॉर्थ इंडिया, शिवालिक हिल्स हमारी नॉर्थ इंडिया में है. भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, अदमघर हिल नर्मदा वैली पे, कुरनूल आंध्र प्रदेश, अतिराम पक्ककम कहाँ पे है, चेन्नई में. ये हमारी छह जो है ओल्ड फेमस ओल्ड स्टोन एज की साइट्स है. In the old stone age, food was obtained by hunting and gathering edible plants and tubers. अब hunting and gatherers से मिलता था. Therefore, these people are called as hunters and gatherers. अब इन लोगों को क्या कहा जाने लगा, hunters और gatherers, क्योंकि ये hunt करते थे, gather करते थे और अपना खाना लेते थे, खाना खाते थे, तो इनका नाम क्या पड़ गया, hunters and gatherers. They use stone tools, hand-sized and flagged off large pebbles for hunting animals. ये क्या यूज करते थे, स्टोन टूल्स, हैंड साइड फ्लैग्ड ऑफ या लार्ज पेबल्स, बड़े बड़े पत्थर यूज करना फॉर हंटिंग एनिमल्स, लोग एनिमल्स को मारने के लिए. स्टोन इम्प्लीमेंट्स, जो ये इम्प्लीमेंटेशन थी, ये मेड किससे बनते थे, हार्ड रॉक, जिसे क्वार्ट्जाइट कहते हैं. लार्ज पेबल्स आर ऑफन फाउंड इन रिवर ट्रेसेस. अब बड़े बड़े पत्थर कहाँ पे मिले, वो रिवर्स के पास मिले. द हंटिंग ऑफ लार्ज एनिमल्स वुड हैव रिक्वायर्ड कंबाइंड एफर्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल विद लार्ज स्टोन एक्सेस. अब पत्थरों की ना कुल्हाड़ियाँ मिली जो हंट करती थी एनिमल्स को, उनको हेल्प करती थी हंट करने में एनिमल्स को. We have little knowledge about their language and communication. लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की हमें कोई इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है. Their way of life become modified with the passage of time. अब जो इनकी लाइफ थी ये मॉडिफाइड होती रही पैसेज टाइम के साथ साथ. सिंस दे मेड अटेम्प्ट्स टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स, ये इन्होंने अटेम्प्ट्स बनाए डोमेस्टिकेट एनिमल्स के लिए. मेक क्रूड पॉट्स, मिट्टी के बर्तन, ग्रो सम प्लांट्स, फिर उन्होंने प्लांट्स ग्रो करना शुरू किए. ए फ्यू स्टोन एज पेंटिंग्स, कुछ पेंटिंग्स हैं, हैज ऑलमोस्ट also been found on rocks at भीमबेटका and other places. ओल्ड स्टोन एज की जो पेंटिंग्स है वो भीमबेटका और भी जगहों पे मिली. The period before 10,000 BC is assigned to the ओल्ड स्टोन एज. अब जो ये पीरियड था ये कहाँ के लिए असाइन हुआ, ओल्ड स्टोन एज के लिए. मेसोलिथिक और मिडल स्टोन एज. अब मेसोलिथिक और मिडल स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं. अब बीच का टाइम आ गया. द नेक्स्ट स्टेज, अब स्टेज क्या थी ह्यूमन लाइफ की, मेसोलिथिक या मिडल स्टोन एज, जो कहाँ से कहाँ थी, 10,000 BC से लेके 6,000 BC तक. ये ट्रांजिशनल फेज था पैलियोलिथिक से नियोलिथिक के बीच का. ठीक है, पैलियोलिथिक से सीधा नियोलिथिक पे नहीं गए, बीच का एक ट्रांजिशन फेज आया जिस फेज का नाम है मेसोलिथिक.
मेसोलिथिक रिमेन्स आर फाउंड इन लालगंज इन गुजरात। अब कहाँ पे मिलते हैं? गुजरात, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश एंड ऑल्सो फाउंड इन सम प्लेसेस ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। कुछ राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में। द पेंटिंग्स एंड engraving फाउंड ऑन द रॉक शेल्टर्स given an idea about the social लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ म्यूजोलिथिक पीपल। जो ये पेंटिंग्स हैं या हमें शेल्टर्स मिलती हैं, ये हमें किसके बारे में बताती है? ये पेंटिंग्स किसके बारे में बताती है कि उनकी आइडिया क्या था लाइफ को लेके, सोशल लाइफ को लेके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेके। इन द साइट्स ऑफ म्यूजोलिथिक एज ए डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन टूल्स इज फाउंड। यहाँ पे म्यूजोलिथिक एज में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हमें मिले हैं। दीज आर टाइनी स्टोन्स आर्टिक्राफ्ट्स ऑफन नॉट मोर देन 5 सेंटीमीटर इन साइज। ज्यादा नहीं, 5 सेंटीमीटर तक के ही होते थे, उससे ज्यादा के नहीं। एंड देयरफॉर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। उनको क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ्स। द हंटिंग गैदरिंग पैटर्न ऑफ लाइफ कंटिन्यूड ड्यूरिंग दिस पीरियड। मारना, गैदर करना जो पैलियोलिथिक में चल रहा था, वो भी इस पीरियड में वैसे ही चलता रहा। However, there seems to be been a shift from big animal hunting to small hunting animal and fishing. अब पहले बड़े जानवरों को मारते थे, अब किनको मारने लगे? छोटे जानवरों को, और फिशिंग करने लगे। द यूज ऑफ बो एंड एरो ऑल्सो बिगेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब बो का यूज करना, तीर कमान का यूज करना, ये इस पीरियड में शुरू हो गया। पहले तीर कमान नहीं था, सीधे पत्थरों से था। Also they became a tendency to settle for a longer periods in area। पहले ये शिफ्ट करते थे, जल्दी जल्दी शिफ्ट करते थे। अब ये क्या करने लगे कि एक जगह पे रह के सेटल होने लगे। Therefore domestication of animals, horticulture, primitive cultivation started। यहाँ पे क्या होने लगा? ये एनिमल्स को पालने लगे, हॉर्टिकल्चर करने लगे, प्रिमिटिव कल्टिवेशंस करने लगे। एनिमल्स बोन्स आर फाउंड इन दी साइट्स। अब ये रहने लगे टाइम पीरियड के लिए, तो यहाँ पे हमें बोन्स भी मिलने लगी, जिसमें क्या था? डॉग, डियर, बोर, ऑस्ट्रिच, ये सारे एनिमल्स की हमें बोन्स वगैरह मिलने लगी। ओकेजनली बुरिल्स ऑफ द डेड अलोंग विद द सम माइक्रोलिथ्स। अब कुछ जो लोग मर जाते थे उनको गाड़ देते थे, उनके रिमेन्स के साथ हमें माइक्रोलिथ्स मिलते थे या शेल्स मिलते थे, जो उस टाइम पे प्रैक्टिस किया जाता होगा। नेक्स्ट है नियोलिथिक एज। नियो मतलब न्यू। अब न्यू स्टोन एज आ गया। A remarkable process is noticed in human civilization in the Neolithic age। अब ना एक प्रोसेस शुरू हुआ, नोटिस हुआ सिविलाइजेशन में न्यूलिथिक को लेके। इट इज अप्रोक्सीमेटली डेटेड फ्रॉम 6000 BC टू 4000 BC। अब ये कहाँ से आने लगा? 6000 BC से लेके 4000 BC तक। नियोलिथिक रिमेन्स आर फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब ये हमें बहुत सारे पार्ट्स में मिलने लगे। दीज इंक्लूड, अब यहाँ कहाँ पे? सोनल सॉरी कश्मीर वैली, चिंद्रा इन बिहार, वेलन वैली इन उत्तर प्रदेश एंड सेवरल प्लेसेस ऑफ डेक्कन। डेक्कन में भी और नॉर्थ में भी। द इम्पोर्टेंट नियोलिथिक एग्जिबिटेड इन साउथ इंडिया। सबसे ज्यादा कहाँ पे थी, मतलब इम्पोर्टेंट साइट्स कहाँ पे आ गई? साउथ इंडिया, मस्की, ब्रह्मगिरी, हलूर, कोडिकल इन कर्नाटका एंड पयमपल्ली इन तमिलनाडु एंड उतनूर इन आंध्र प्रदेश। The chief characteristics features of the Neolithic culture are the practice of agriculture, domestication of animals, polishing of stone tools, and the manufacture of pottery. In fact, the cultivation of plants and domestication of animals led to emergence of village communities based on sedentary life। अब यहाँ पे क्या है? कल्टीवेशन होने लगी, एनिमल्स को रखने लगे, जिसमें अब आहिस्ता आहिस्ता ये खुद रहने लगे। इनको देख के 2-3 लोग और घर बसने लगे होंगे। वो घर बसते बसते कितना क्या बन गया? एक विलेज फॉर्मेशन शुरू हो गई। There was a great improvement in technology of making tools and equipments used by man। अब यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट है टेक्नोलॉजी की, टूल्स बनाने की या उनके इक्विपमेंट्स की, ये किसके कौन करने लगा? एक इंसान के द्वारा शुरू हो गई। अब जो स्टोन टूल्स यूज किया जाते थे ना, अब उनको भी पॉलिश किया जाने लगा। पॉलिश एक्सेस वर फाउंड, पॉलिश्ड मिली। इफेक्टिव टूल्स बहुत इफेक्टिव थे हंटिंग के लिए, कटिंग ट्रीज के लिए। मड ब्रिक्स हाउसेस। अब हमें पहले मिट्टी के घर नहीं मिल रहे थे, अब मिट्टी के घर भी मिल रहे हैं। पॉटरी मिल रही है जहाँ पे खाना पकाया जा रहा है, उनको स्टोर किया जा रहा है। लार्ज यूरन्स वर फाउंड एज ए कॉफिन्स। हमें कॉफिन्स मिलने लगे जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है या बरी किया जाता था।
उनके कॉफिन्स मिलने लगे। देयर वर ऑल्सो इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, इम्प्रूवमेंट हुई एग्रीकल्चर की। अब क्या उगने लगा, वीट, बाले, राइस, मिलेट, इन सब की कल्टीवेशन होने लगी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। राइस कल्टीवेशन इज एक्सटेंसिव इन ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में इनकी राइस कल्टीवेशन ज्यादा हुई। डोमेस्टिकेशन, शीप, अब जानवर रखने लगे तो शेर को तो नहीं पालने लगे ना। शीप, गोट्स, कैटल वाज वाइडली प्रिवलेंट, या ये ऐसे जानवर को ये ज्यादा पालने लगे। कैटल यूज फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन या ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होती थी। द पीपल ऑफ न्यूलिथिक यूज्ड क्लोथ्स, अब क्लोथ्स भी यूज होने लगे फ्रॉम कॉटन एंड वूल। अब मेटल एज क्या है? द न्यूलिथिक इज पीरियड इज फॉलोड बाय चैलियोलिथिक, जो कॉपर स्टोन, चैलियोलिथिक मतलब कॉपर स्टोन पीरियड कहा जाता है, जहाँ पे कॉपर और ब्रोंज का यूज होने लगा। ये न्यू टेक्नोलॉजी थी ऑफ स्मेल्टिंग मेटल ओर, ये मेटल, कच्चा मेटल ओर निकालते थे, उसकी क्राफ्टिंग करके, उसको आर्टिक्राफ्ट करके, उसकी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई ह्यूमन सिविलाइजेशन में। बट द यूज ऑफ स्टोन टूल्स वाज नॉट गिवन अप, ये नहीं हमें कॉपर मिल गया तो हमने पत्थरों का यूज करना छोड़ दिया था। सम ऑफ द माइक्रोलिक टूल्स कंटिन्यू टू बी एसेंशियल आइटम्स, ये जो माइक्रोलिथिक टूल्स थे ना, ये कंटिन्यूड होने लगे एसेंशियल आइटम्स के लिए। पीपल बिगेन टू ट्रैवल फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू ऑब्टेन मेटल ओर्स, अब लोग ना ज्यादा ट्रैवल करने लगे इस मेटल ओर को लेने के लिए। This led to a network of Chalcolithic culture, and the Chalcolithic cultures were found in many parts of India. अब एक पार्ट से दूसरे पार्ट, दूसरे से तीसरे, अब ये ना नेटवर्क बनने लगा। जब ये नेटवर्क बनने लगा तो ये कल्चर में आने लगा, जब ये कल्चर में आने लगा तो बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में हमें मिलने लगा। जनरली चैलोलिथिक कल्चर्स हैड ग्रोन इन रिवर वैली, सब कहाँ पे होते थे? रिवर वैलीज में। मोस्ट इम्पोर्टेंटली द हड़प्पन कल्चर इज कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द चैलोलिथिक कल्चर। अब ये जो ना रिवर्स के पास, रिवर वैलीज के पास चैलोलिथिक कल्चर, अब ये हड़प्पन कल्चर को ही चैलोलिथिक कल्चर का पार्ट माना गया। ठीक है, हड़प्पन कल्चर इज कंसीडर्ड, हड़प्पन कल्चर को कंसीडर किया गया चैलोलिथिक कल्चर का पार्ट। साउथ इंडिया, द रिवर वैली ऑफ गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेनियार और कावेरी, जो रिवर्स थी वो सेटल होने लगी बाय फार्मिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब ये क्या होने लगी, इनकी फार्मिंग होने लगी इस टाइम पे। ऑल्दो दे वर नॉट यूजिंग मेटल इन द बिगनिंग ऑफ मेटल एज, जब मेटल एज की स्टार्टिंग हुई तो ये मेटल एज मेटल्स को यूज नहीं करते थे। देयर इज एविडेंस ऑफ कॉफ, मतलब शुरू में यूज नहीं किया, बाद में इन्होंने यूज किया तो एविडेंस मिलने लगे कॉपर ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स बाय द एंड ऑफ सेकेंड मिलेनियम के टाइम पे, बीसी, सेकेंड मिलेनियम बीसी पे, जब उसका एंड होने लगा। सेवरल बोन्स एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिलने, जैसे बीड्स, टेराकोटा, पॉटरी वर फाउंड एट पायमपल्ली इन तमिलनाडु, कहाँ पे मिले? पायमपल्ली इन तमिलनाडु। द चैलोलिथिक पीरियड इज फॉलोड बाय आयरन एज, उस चैलोलिथिक पीरियड को किसने फॉलो किया? आयरन एज। आयरन एज, आयरन इज फ्रिक्वेंटली रेफर्ड टू द टू इन द वेदास, अब इसका ना हम वेदास से भी कंसर्न है। द आयरन ऑफ द साउदर्न पेनिनसुला इज ऑफन रिलेटेड टू द मेगालिथिक ब्यूरल्स, जो मेगालिथिक ब्यूरल्स थे जिन उनके साथ भी इनको रिलेट किया जाता है। अब मेगालिथिक क्या है? बड़े पत्थर। द ब्यूरल पिट्स वर कवर्ड विद दीज स्टोन्स, जो ब्यूरल पिट्स थे उनको इनके साथ कवर किया जाता था। सच ग्रेव्स आर एक्सटेंसिवली फाउंड इन साउथ इंडिया, ये कहाँ पे मिलने लगे? साउथ इंडिया में। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर हुलूर एंड मस्की इन कर्नाटका, नागर नागार्जुन जुना कोंडा इन आंध्र प्रदेश, एंड आदि चचुनारुर, क्या अजीब सा नाम है, इन तमिलनाडु। अब इन साइट्स पे मिलने लगा। ब्लैक एंड रेड पॉटरी, आयरन क्राफ्ट सच एज हूज एंड सिकल्स एंड स्मॉल वेपन्स वर फाउंड इन ब्यूरल पिट्स। अब ये ब्यूरल पिट्स आने लगे। हमने पैलियोलिथिक, म्यूजियो, नियो एंड मेटल एज पढ़ा। ठीक है, अब उसमें क्या क्या हुआ उन सब के बारे में पढ़ा। अब आ गया हड़प्पन civilization. The earliest excavation in the Indus Valley were done at the Harappa in the West Punjab and the Mohenjo-daro in Sindh. अब यह इंडस वैली में हुआ,
हड़प्पा, अब हड़प्पा कहाँ था? वेस्ट पंजाब में, और मोहनजोदारो कहाँ पे था? सिंध में। बोथ, अब ये प्लेसेस आज के टाइम पे कहाँ पे है? पाकिस्तान में। द फाइंडिंग इन दो दीज टू सिटीज ब्रॉट टू लाइट ए सिविलाइजेशन। अब इन दोनों सिटी ने सिविलाइजेशन को एक लाइट दी। इट वॉज द फर्स्ट कॉल्ड द इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन्हीं सिटीज को पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। बट दिस सिविलाइजेशन was later named as the Indus civilization. अब बाद में इसका नाम ही क्या रख दिया गया? Indus civilization. Due to the discovery of more and more sites from away from the Indus Valley, अब ये क्यों इंडस सिविलाइजेशन ही क्यों नाम रख दिया गया? क्योंकि इसके बाद जो हमें चीजें मिलने लगी वो इंडस के पास ही नहीं थी, तो वैली नाम इसलिए हटा दिया। ऑल्सो इट हैज कम टू बी कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी नाम दिया आफ्टर द नेम ऑफ फर्स्ट डिस्कवरी साइट, जो फर्स्ट डिस्कवरी साइट के बाद है। अब इम्पोर्टेंट साइट्स क्या हैं? Among the many other sites exhibited the most important कोट डिंजी इन सिंध, कालीबंगन कहाँ पे? राजस्थान, रूपर इन पंजाब, बानावली इन हरियाणा, लोथल, सुरकोटा, धौलावरी ये कहाँ पे? गुजरात में। द लार्जर सिटीज आर अप्रोक्सीमेटली 100 हेक्टेयर्स इन साइड। ये कितनी साइड्स में? 100 एकड़ की हेक्टर्स में होगी साइज में। इन सब में बड़ी कौन सी है? मोहनजोदारो, ठीक है, जो 200 हेक्टर्स में मानी जाती है। कितनी बड़ी सिटी थी ये। अब ओरिजिन और एवोल्यूशन कैसे हुआ? The archaeological findings exhibited the for the last 8 decades reveal the gradual development of Harappan culture, जिसने आहिस्ता आहिस्ता हड़प्पन कल्चर की शुरुआत हुई। There are 4 important stages or phases of evolution. They named as pre-Harappan, early Harappan, mature Harappan और late Harappan, जिसमें क्या क्या नाम है? pre-Harappan, early, mature and late. The pre-Harappan stage is located in eastern Baluchistan. ये कहाँ पे located है? Eastern Baluchistan में. The excavation in Mehergarh, 150 miles to the northwest of Mohenjo-daro, reveal the existence of pre-Harappan culture. ये 150 miles जो है नॉर्थ वेस्ट का, ये कहाँ पे? मोहनजोदारो में, जो रिवील करता है existence of pre-Harappan culture का. In this stage, the nomadic people began to lead a settled agricultural life. ये जो nomadic people है, ये किसको lead करता है? Settled agricultural life को. In the earlier Harappan stage, the people lived in large villages in the plains. There was a gradual growth of the towns in the Indus Valley. Also, the transition of rural to urban life took place during this period. The sites of Amri, Kot Dinji remain evidence of early Harappan stage. जो अर्ली हड़प्पन स्टेज में क्या था? पीपल कहाँ? लार्ज विलेजेस, बड़े बड़े विलेज कहाँ पे? प्लेन्स में मिले, टाउन्स मिले, ट्रांजिशन हुआ अर्बन से रूरल लाइफ, रूरल से सॉरी अर्बन लाइफ का, इसी पीरियड में हुआ। द साइट्स अमरी, कोट डीजी जो थी, ये एविडेंस है अर्ली हड़प्पन स्टेज का। इन द मेच्योर्ड हड़प्पन स्टेज ग्रेट सिटीज इमर्ज, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज मिली। द एग्जीबिशंस ऑफ कालीबंगन विद इट्स इलेबोरेटेड टाउन प्लानिंग एंड अर्बन फीचर्स प्रूव्ड दिस फेज ऑफ एवोल्यूशन। इस फेज ने इसको प्रूव कर दिया। इन द लेट हड़प्पन स्टेज द डिक्लाइन ऑफ इंडस कल्चर स्टार्टेड। अब यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ? इंडस कल्चर का स्टार्ट हुआ। द एग्जीबिशन ऑफ द लोथल रिवील दिस स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। इसने रिवील किया स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। The Lothal with its fort was found much later, बहुत लेट मिले। It was surrounded by a massive brick wall as a flood protection. ये बड़ी सी दीवार जिसने फ्लड प्रोटेक्शन को रखा। लोथल remained an equilibrium of trade between, लोथल क्या था? जो ट्रेड करता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में और रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल एज मेसोपोटामिया में। अब डेट ऑफ हड़प्पन कल्चर में क्या है? इन 1931 सर जॉन मार्शल इन्होंने सबसे पहले इन्होंने एस्टिमेट की ऑक्यूपेशन ऑफ मोहनजोदारो कब से है? 3250
से लेके एंड 2750 BC तक. Subsequently, as and when new cities were discovered, नई cities जब discovered हुई, the dating of हड़प्पन culture is modified. ये जो dating है हड़प्पन culture की वो modified हुई. The advent of radio carving method paves way of fixing almost accurate dates. जो कार्बन डेटिंग का मेथड था उन्होंने एक्यूरेट डेट्स दी. बाय 1956 फेयर फेयरवेस ब्रॉट डाउन द डेटिंग ऑफ. अब इन्होंने डेट और नीचे लाई. इन्होंने बोला 2000 से लेके 1500 BC तक का है. रेडियो कार्बन डेटिंग में उनकी फाइंड आया. फिर 1964 में डीपी अग्रवाल जिन्होंने कंक्लूजन निकाला कि टोटल स्पैन कितना है 2300 से लेके 1750 BC के बीच में. येट देयर इज अ फर्दर स्कोप ऑफ. अभी भी स्कोप है, क्या पता दोबारा से कोई डेट की मॉडिफिकेशंस हो. अब सेलियन फीचर क्या है हड़प्पन कल्चर के? पहली तो है टाउन प्लानिंग, जिसमें टाउन प्लानिंग आता है. द हड़प्पन कल्चर वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग ऑन द लाइंस ऑफ द ग्रिड सिस्टम. ये किस पे लाइंस जो है ग्रिड सिस्टम की तरह है. That is streets and lanes cutting across one another almost at right angles, thus dividing the city into several rectangular blocks. अब इनको किसमें कट किया गया? Several rectangular blocks में. हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन each had its own citadel building on a high podium of mud brick. अब ये किससे बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगी? मड ब्रिक से. बिलो द सिटाडल इन ईच सिटी लेयर ए लोअर टाउन. हर एक सिटाडल सिटी के नीचे एक लेयर नीचे छोटा एक टाउन होता था जिसमें कंटेनिंग ब्रिक हाउसेस. वो ब्रिक ईंटों के घर होते थे. विच वर इनहेबिटेड बाय द कॉमन पीपल. जो जहाँ पे कौन रहते थे? कॉमन लोग रहते थे. सिटाडल में बड़े बड़े लोग रहते थे, जैसे ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजेदारो. ये क्या है ग्रेट बाथ ऑफ? ये आएगा, मैं भी नहीं बता रही. द लार्ज स्केल ऑफ यूज बर्न्ड ब्रिक्स. ईंटें क्या होती है? उनको जलाया जाता है, पकाया जाता है कि वो इजिली टूटे ना. तब से चल रही है कंस्ट्रक्शन एंड एब्सेंस ऑफ स्टोन बिल्डिंग्स एंड द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हड़प्पन कल्चर. ये स्टोन बिल्डिंग, पत्थरों से घर बनाना, ये उस टाइम से चल रहा है. और ये क्या है? इम्पोर्टेंट है हड़प्पन. ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हड़प्पन कल्चर का. अनदर मार्केबल क्या? अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था जो आज भी अवेलेबल नहीं है. ड्रेनेज सिस्टम था जो सारे घरों के साथ कनेक्ट था, स्ट्रीट्स के साथ. स्ट्रीट ड्रेन्स बड़ी अच्छे से ड्रेन्स होती थी एंड कवर्ड बाय स्टोन स्लैब्स. उनको किससे कवर किया जाता था? स्टोन स्लैब से या उन ब्रिक्स से. एक चीज जो हमारी ड्रेन्स होती हैं, स्ट्रीट ड्रेन्स होती है, प्लीज डू नॉट पुट पॉलिथीन ऑन देम. मतलब पॉलिथीन मत डालिए, वो फंस जाते हैं कहीं पे. और वो फंसने की वजह से ही मतलब नालियाँ ओवर फ्लो होती हैं और पूरा गंद फैल जाता है. तो जो लोग साफ करते हैं उनकी भी हाइजीन है, उनको भी राइट टू हेल्थ है. तो प्लीज इस छोटी छोटी बेसिक चीजों का याद रखो. और पॉलिथीन तो नो यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, उसकी जगह कपड़े का पॉलिथीन यूज करो. आप शॉपिंग पे जा रहे हो, लेके जाओ. हम वहीं पे क्यों पॉलिथीन बैग्स लेके जाते हैं जहाँ पे हमसे चार्ज किया जाता है? हमें हर जगह लेके जाना चाहिए. हम सब्जी लेने जा रहे हैं, हम फ्रूट्स लेने जा रहे हैं, हम ऐसे जनरल स्टोर पे जा रहे हैं, हम बुक्स लेने जा रहे हैं, अपना पॉलिथीन बैग लेके जाओ. अपने बैग्स लेके जाओ, कपड़े के बैग्स लेके जाओ जो उठाने में भी अच्छे लगते हैं. जूट्स के बैग हैं. जरूरी पॉलिथीन यूज करना? पॉलिथीन यूज कर करके ओशंस हमारे बर्बाद हो चुके हैं. स्पेस में तक जा रहा है हमारा प्लास्टिक. तो प्लीज नो यूज ऑफ प्लास्टिक. The most important building place of Mohenjo-daro is the Great Bath. ग्रेट बाथ मोहनजेदारो का, जो कितना मेजर आया? 39 फीट उसकी लेंथ थी, 23 फीट ब्रेथ थी और 8 फीट वो डेप्थ में था. फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स आइदर एंड टू द लीड ऑफ सरफेस. नीचे की ओर की सीढ़ियां थी. देयर आर साइड्स ऑफ रूम्स ऑफ चेंजिंग क्लोथ्स. कपड़े चेंज करने के लिए भी चेंजिंग रूम था वहां पे. द फ्लोर ऑफ द बाथ वॉज किससे बना था? बर्न्ड ब्रिक से. वाटर वॉज ड्रॉन फ्रॉम ए लार्ज वेल. एक बड़े कुएं से आता था.
उस एडजेसेंट रूम को छोड़ के उस आउटलेट कॉर्नर का बाथ लेड टू, फिर वो निकल जाता था ड्रेन्स में। इट मस्ट हैव सर्व्ड ए रिचुअल बाथिंग साइट, वहां पे एक रिचुअल बाथिंग साइट की तरह उसको यूज किया जाता था। द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदारो इज ए ग्रेनरी मेजरिंग, अच्छा, एक और बिल्डिंग थी जहाँ पे ग्रेनरी मतलब अनाज को रखा जाता था। 150 फीट लेंथ थी, 50 फीट उसकी ब्रेड थी। बट इन द सिटाडल ऑफ हड़प्पा वी फाइंड एज मैनी एज 6 ग्रेनरीज, कम से कम 6 ग्रेनरीज मिली। अब इकोनॉमिक लाइफ, there was a great progress in all spheres of economic activity such as agriculture, industries और craft and trade में, जो हमें हर एक तरफ से मिली इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। Wheat and barley were the main crops grown besides sesame, mustard and cotton. अब यहाँ पे मेन क्रॉप्स क्या मिलने लगी? सीसम, मस्टर्ड और कॉटन। सरप्लस ग्रेन स्टोर्ड होने लगी ग्रेनरीज में, जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता है। एनिमल्स लाइक शीप, गोट्स, बफेलो वर डोमेस्टिकेटेड, यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड मतलब पालने लगे लोग। द यूज ऑफ हॉर्स, यू जो पहले एस्टेब्लिश नहीं हुआ, हॉर्स का यूज होने लगा। नंबर ऑफ अदर एनिमल्स वर हंटेड फॉर फूड, खाने के लिए हंट करने लगे, इंक्लूडिंग डियर। स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स जो आर्टिस्ट से, इंक्लूडिंग ग्लोथ्स, गोल्ड स्मिथ्स जो सुनार होते हैं, ब्रिक मेकर्स, स्टोन कटर्स, वीवर्स, बोट बिल्डर्स, टेराकोटा मैन्युफैक्चरर्स, इन सबके। ब्रॉन्ज एंड कॉपर वेसल्स आर आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल, यहाँ पे कौन से वेसल्स मिट्टी के नहीं, अब कौन से बर्तन यूज होने लगे? ब्रॉन्ज और कॉपर के। गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बनने लगे बहुत सारी जगहों पे। पोर्ट्री रिमेन्स प्लेन, प्लेन पोर्ट्रीज होने लगी। स्पेशल प्लेसेस रेड एंड जहाँ पे ब्लैक पेंटेड पोर्ट्री फाउंड होने लगी। बीड्स मिलने लगे जो स्पीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन से बनती थी। वेरियस वेरियस वेराइटीज बनने लगी। ये हड़प्पन सील है। इंटरनल ट्रेड होने लगा अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में, फॉरेन में ट्रेड जाने लगा मेसोपोटामिया वगैरह जगहों पे। अफगानिस्तान, ईरान, गोल्ड, कॉपर, tin, several semi-precious stones were imported. Main exports होने लगे were several agriculture products such as wheat, barley, peas, oil, seeds, and various variety of finished products, including cotton goods, pottery, beads, terracotta figures in ivory production. There is a much evidence to prove the trade of links between the Indus and Sumerian people. सोशल लाइफ, अब सोशल लाइफ कैसी होती थी हड़प्पन कल्चर्स की, उसके बारे में पढ़ेंगे। मच एविडेंस इज अवेलेबल टू अंडरस्टैंड सोशल लाइफ ऑफ द हड़प्पन्स, बहुत सारे एविडेंस मिले थे जिसमें सोशल लाइफ उनकी हड़प्पन्स के बारे में हम समझ सकते हैं। जैसे क्या क्या मिला, सिर्फ वुमेन्स के लिए ही नहीं, मेन की चीजें भी मिली, दोनों के ऑर्नामेंट्स मिले, पीसेस ऑफ क्लॉथ्स मिले, लोअर गारमेंट्स मिले। बीट्स वर वॉर्न बाय मेन एंड वुमेन, लोग भी डालते, लड़के भी डालते ना चेन्स वगैरह, आज के टाइम पे भी डालते, तो उस टाइम पे भी लोग डालते थे, बीट्स डालते थे, छोटे छोटे मोतियों की माला डाली, ऐसे सिर्फ वुमेन्स ही नहीं, मेन भी डालते थे। ज्वेलरीज में क्या था? बैंगल्स थी, ब्रेसलेट्स थे, फिटलेट्स थी, ग्रिडल्स थे, एंकलेट्स थी, इयररिंग्स थे, फिंगर रिंग्स थी। ये सब कौन पहनती थी? वुमेन्स। आज भी वुमेन डालती थी, आज भी हम देखते हैं एंकलेट्स डालती हैं हम लड़कियां एंकलेट्स डालती हैं। ब्रेसलेट्स होते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, इयररिंग्स होते हैं, फिंगर रिंग्स होती है, रिंग्स तो लड़के भी डालते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं वो जो आज के टाइम पे आप ऑर्नामेंट्स देखते हो, वही हड़प्पन के टाइम पे भी ऑर्नामेंट्स लोग डाला करते थे। अब क्या है? I'm sorry. These ornaments were made up of, किससे बनते थे? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स। जैसे गोल्ड के, सिल्वर के, जैसे मैं खुद सिल्वर के ब्रेसलेट्स डालती हूँ, ठीक है, गोल्ड की रिंग डालती हूँ, गोल्ड के इयररिंग्स डालती हूँ, कॉपर के यूटेंसिल्स यूज करते हैं हम, ब्रॉन्ज आज भी लोग पहनते हैं, सेमी प्रीशियस लगा लो, पर्ल्स, पर्ल्स के भी लोगों ने अंगूठियां डाली होती है। इवन आई हैव वॉर्न इट, कि मैंने भी बड़ी टाइम से पहनी हुई थी पहले,
इसकी पर्ल की अंगूठी हो गई, ठीक है ना? तो कुछ सेमी प्रेशियस रूबी डालते हैं, तो लोग रूबी तो वैसे बड़ी कॉस्टली हो गई। कुछ भी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें लोग आज भी बहुत डालते हैं। द यूज ऑफ कॉस्मेटिक वॉज कॉमन, उस टाइम पे भी कॉस्मेटिक यूज होती थी। हम इतने पिछड़े हुए नहीं थे जितना हमें बताया गया, और हमें बताने वाले कौन थे? सो कॉल्ड ब्रिटिशर्स। वो बोलते थे हम पिछड़े हुए लोग हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें ना ही कुछ आता है, ना ही हमें चीजों को पता पता है। उनकी तो माइंडसेट तो यही था ना। Various household articles made of pottery, stones, shells, ivory and metal have been found at मोहनजोदारो। बहुत सारी आर्टिकल्स मिलती थी, जैसे पॉटरी, मिट्टी के बर्तन, स्टोन्स, शेल्स, आइवरी। कहाँ पे मिले ये? हमें मोहनजोदारो में। स्पिंडल्स, नीडल्स, कॉम, फिश हुक्स, नाइव्स आर मेड अप ऑफ कॉपर्स। इट मीन्स हमें टेक्नोलॉजी का तब से पता था जब से ब्रिटिशर्स आए थे भी नहीं इस दुनिया में, मैं तो यही बोलूंगी। वो हम पे रिसर्च कर रहे हैं और हम ही को बोल रहे हैं कि आप लोग पिछड़े हुए हो, हम आपको सिविलाइज्ड करने आए हैं। भाई कौन से सिविलाइज्ड करने आए हो? हड़प्पन कल्चर देख लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लो। हम उस टाइम पे डालते थे जब तुम्हें पता भी नहीं था इन चीजों को पहनते क्या है, क्या करना है, क्यों डालना है। हम तब से सिविलाइज्ड हैं। तो किसी को भी अगर आपको नीचा नीचे रखना है ना अपने, तो उसको डोमिनेट करो, उसको गलतियां दिखाओ, उसको डीमोटिवेट करो। भाई ये तो हम कर रहे हैं, हमने बताया, तुमने क्या बताया? हमने तुम्हें बताया कैसे करना है। चिल्ड्रन टॉयज इंक्लूडिंग लिटिल क्ले के कार्ट्स, मार्बल बॉल्स, डाइस यूज्ड फॉर गेम्स। हमारे यहाँ तो शतरंज कब से चलती आ रही है, और ये छोटी मोटी लूडो 4 लोगों की, वो शतरंज 8 लोगों की होती थी, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फिशिंग वॉज ए रेगुलर ऑक्यूपेशन, रोज का काम था। क्योंकि हमने अभी ऊपर पहले पढ़ा था, इससे पहले वाली वीडियो में, कि जो फिशिंग है वो कैसे होती थी। मतलब फिशिंग ऑक्यूपेशन कैसा है, वो क्यों थी? क्योंकि रिवर्स के पास इंडस वैली, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुई। और इंडस ही नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले हमें वहां से ही मिले, इंडस पे ही शुरू हुई थी ये वैली सिविलाइजेशन शुरू हुई थी। There were numerous specimens जो weapons, war, axes, spearheads, daggers, bows, arrows तब से ही बनते आ रहे हैं। एंड किससे बनते थे? कॉपर एंड ब्रॉन्ज से। अब आर्ट क्या है? ठीक है, यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ वर्कमैनशिप, लोग बहुत काम करते थे, बहुत स्कल्पचर्स बनाते थे। फिगर्स ऑफ, हमें किस किस की फिगर्स मिली? मेन की, वुमेन की, एनिमल्स, बर्ड्स। जो किससे बनती थी? टेराकोटा। The craving on the seals is a degree of perfection and attained by the sculpture. जो मतलब सील्स थी, उनके ऊपर भी स्कल्पचर्स की पिक्चर्स होती थी, और इतनी खूबसूरती से बना जाता था कि ऐसे लगता था कि मतलब दैट इज, इतनी परफेक्शन होती थी ना। जैसे हम बोलते हैं ना, मशीन में बड़ी परफेक्शन आती है, मशीन के कपड़े में परफेक्शन होती है। इतनी ज्यादा परफेक्शन, इतने प्यार से काम किया जाता था। The figure of a dancing girl from Mohenjo-daro made of bronze is remarkable for its workmanship. अब एक डांसिंग, आज तो क्या कौन सी होती है, सिंड्रेला। हाँ सिंड्रेला। वो डांसिंग डॉल्स, वो भी प्लास्टिक की बना देते, तो बोलते हैं भाई हमने ये डिज्नी वर्ल्ड। भाई यहाँ पे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन मोहनजोदारो में डांसिंग ब्रॉन्ज की बनाई थी, उस टाइम पे जब आपके पास कुछ मशीन्स भी नहीं थी। दैट इज ऑल मेड अप ऑफ हैंड। और कितना, कितनी मेहनत लगी होगी, सल्यूट है। हम लोग आज के टाइम पे इतनी, हमारे पास इतनी सहूलतें हैं, हम फिर भी नहीं काम कर रहे हैं। तो हमारी कितनी लैकनेस है इस चीज को लेके। इट्स राइट हैंड रेस्ट ऑन द हिप, राइट हैंड उन्होंने हिप पे रखा है, वाइल द लेफ्ट आर्म कवर्ड विद बैंगल्स, बैंगल्स पहनी है लेफ्ट आर्म में। हैंग्स लूजली इन अ रिलैक्स्ड पोर्शन, बहुत रिलैक्स्ड पोर्शंस पे खड़ी हैं। टू स्टोन्स ऑफ द स्टैचू फ्रॉम हड़प्पा, 2 स्टोन्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं बैक व्यू ऑफ ए मैन, मैन के काम को। एंड द अदर ऑफ अ डांसर इज ऑल्सो स्पेशमैन ऑफ द स्कल्पचर, जो बता रहा है कि ये डांसिंग का कितना ज्यादा, कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, ये बेली डांस वगैरह।
से काफ़ी गुना अच्छा है हमारा कथक भरतनाट्यम। ये तो यहीं से तो डांस आया है। एंड हर डांस बहुत टफ है, बट मुझे जहाँ तक लगता है जो हमारा क्लासिकल इंडियन डांस है उसकी जो खूबसूरती किसी डांस में नहीं है, किसी डांस फॉर्म में नहीं है। The pottery from Harappa is another specimen of the fine arts of the Indus people. ये जो pottery है हड़प्पा की ये अलग specimen है fine arts of the Indus people. The pots and the jars were painted with various designs and colors. जो pots हैं jars हैं ये अलग अलग डिजाइन से कलर हुए हैं. Painted pottery is a better of is of better quality. जो painted pottery थी उसको बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ पेंट किया गया था। ये नहीं कोई भी अनहाइजीनिक लगा दिया, बाद में उसी में खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं और हम लोग बीमार हो रहे हैं, नहीं। हाई क्वालिटी, अच्छे से और इतने प्यार से कि आप पेंटेड पॉटरी को भी खुद घर पे यूज़ कर रहे हैं, इवन फॉर कुकिंग ऑल्सो। The pictorial motifs consisted of geometrical patterns like horizontal, circles, leaves और ये बोलते हैं ज्योमेट्री। हाँ ज्योमेट्री इसने वो क्या है एक मैथ्स में 10th क्लास का चैप्टर है चैप्टर 1 रियल नंबर्स इक्विलिया हाँ इक्विलेट लैम्डा इन्होंने निकाला भाई। हमें तो आता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था। आर्यभट्टा फादर ऑफ मैथ्स और ये हमें मैथ्स सिखाने चले हैं। कौन? ब्रिटिशर्स। लाइन सर्कल्स हम जब भी आपको किसी को डाउन करना ना उसकी कमियां दिखाना शुरू कर दो, वो खुद ब खुद डाउन होना शुरू हो जाएगा। या उसकी अच्छाइयों को भी उसकी कमियों में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दो, बट ऐसा करना मत। मेरे को सब आगे बोलेंगे, ऐसा करना मत। हमेशा हर एक को मोटिवेट करना। और एक चीज है, अगर आपको ये सब कोई गलत करके जा रहे हैं ना तो करने दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। वो आंसर देते हैं, वो बहुत अच्छा आंसर देते हैं और इतना अच्छा देते हैं यू नेवर एक्सपेक्ट। तो थोड़ा देर लगता है, बट क्योंकि देर इसलिए लगती है, पहले भगवान आपको हील करते हैं, आपको ठीक करते हैं। आप ठीक हो जाओगे तो फिर बाकी काम ऑटोमेटिकली ठीक होने लगते हैं। आप नहीं ठीक होगे तो भगवान उसको दुख दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक टाइम पे आगे आप बोलते बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने कर दिया, इसको इसका पनिशमेंट देना है दो, नहीं देना ना दो, इसका कर्मा इसके साथ। या फिर आपकी थिंकिंग ऐसी हो जाती है कि मैंने ही कुछ पिछले जन्म में कर गलत किए होंगे जो मुझे आज ऐसा फ्रूट मिला है। और कभी ये मत लोग बोलते हैं ना ये तो तुम्हारा मतलब निकाल के चले गया। अरे बी मोटिवेट, डोमिनेट होने की जरूरत नहीं है, लो फील करने की जरूरत नहीं है। ये सोचो यू आर ए वेरी यूजफुल पर्सन, कि तुम्हें कोई यूज कर पा रहा है, एंड ही इज ए यूजलेस पर्सन कि वो कभी किसी के काम आ ही नहीं सकता है। तो बी थैंकफुल टू द गॉड कि आप किसी के काम आ रहे हो, किसी को चीट नहीं कर रहे हो। तो इन चीजों को बहुत ध्यान में रखना। On some pottery pieces find figures of fish and peacock. फिश और पिकॉक के भी फिगर्स मिले हैं। स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट में अब बढ़ते हैं क्या है जो फुली डिसाइफर्ड है। साइंस है 400 to 600, जिसमें से 40 और 60 बेसिक है, बाकी रेस्ट ऑफ द वेरियस वेरिएंट्स में है। जो स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ्ट लिखी गई है। इसमें बॉस टू फंड मेथड है, राइटिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, अल्टरनेटिव लाइंस है, लाइंस के नीचे लाइंस ऐसे was adopted. Parapola and his Scandinavian colleagues came to conclusion that the language of the Harappa was Dravidian. द्रविड़ लैंग्वेज है। इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला था। ए ग्रुप ऑफ सोवियत स्कॉलर्स एक्सेप्ट दिस व्यू। बहुत सारे एक ग्रुप बनाया होगा सोवियत स्कॉलर्स ने जिन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। भाई अभी भी हमें आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो हमारी चीजों को देख के। आप कौन होते हो भाई एक्सेप्टेंस देने वाले? हिस्ट्री पढ़ने में तभी तो मजा आता है कि हमारी चीजें हमें ही डोमिनेट किया जा रहा है, हमें ही लो फील करवाया जा रहा है, हमें ही बोला जा रहा है तुम नालायक थे, हमने तुम्हें नालायक लायक बनाया। और फिर बाद में बोला जाता है नो इट्स, यहाँ पे तो ये चीजें पहले से थी बट हमने निकाली। तुमने कुछ नहीं निकाली, हमने हमारी एक गलती हुई थी कि हमने प्री हिस्टोरिक टाइम को अच्छे से नहीं लिखा था। वरना तो आप यहाँ पे तो ट्रेड करने आते थे, फिर तुम्हें लालच पड़ गया,
हमारी भोल भोली सी हमारे भोलेपन का, मासूमियत का आप लोगों ने फायदा उठाया, ब्रिटिशर्स ने फायदा उठाया। Exist, and there is no doubt that the deciphered manuscript was threw much light on this culture. अब मतलब बहुत अच्छे से डिस्क्राइब हड़प्पन कल्चर में बहुत अच्छे से लाइट डाली, बट अभी भी कुछ चीजें हम पढ़ नहीं पाते हैं। वो लैंग्वेज अभी भी डिकोड, कुछ लैंग्वेजेस अभी भी डिकोड नहीं है। रिलीजन में क्या आता है? सील्स, टेराकोटा फिगर्स जो हैं, कॉपर टेबल्स, गेट एन आइडिया ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो हमारे रिलीजियस लाइफ का वो देती है आइडिया। यहाँ पे पशुपति, पशुपति इज द महादेव, पोट्रो शिवा, representing in seals, उनकी seals पे sitting in a yogic posture with 3 faces and 2 horns, जिनके 3 फेस हैं, 2 हॉर्न्स हैं। ही इज सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स, 4 एनिमल्स है, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बुलफ, एग्जाम ईच फेसिंग इन ए डिफरेंट डायरेक्शन, जो हर एक डिफरेंट डायरेक्शन में देख रहे हैं। 2 डियर अपीयर ऑन हिज फीट, डियर है उनके उनके फीट के पास, ऐसा दिखाया। द चीफ फीमेल डाइटी भी है, द मदर गॉडेस, टेराकोटा फिगर्स है उनकी, जिसमें लेटर लिंगा वर्शिप भी प्रिवलेंट है। ट्रीज और एनिमल्स को भी वर्शिप किया जाता था हड़प्पन टाइम से। दे बिलीव्ड इन घोस्ट भूतों पे, इवल फोर्सेस नेगेटिविटी पे, और यूज्ड एम्बुलेंस एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट। और उस टाइम पे भी वो नजर बटू आ गए ना, एक अंक वाला, वो उस टाइम पे भी यूज किया जाता था। ब्यूरियल मेथड्स, अब ब्यूरल मेथड्स, कोई मर जाता है या क्रिमेटरी डिस्कवर्ड हुई मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, रूपर, इन्होंने लाइट डाली है, प्रैक्टिस की है हड़प्पन में। कंप्लीट ब्यूरल एंड पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरल वर पॉपुलर टू मोहनजोदारो, ये किसमें पॉपुलर होती थी? मोहनजोदारो। एट लोथल द burial pit was lined with a burnt bricks indicating the use of coffins. अब बुरल पिट्स में बर्न्ड ब्रिक्स मिली जो इंडिकेट करते थे कॉफिन्स का, कॉफिन्स यूज किए जाते थे। वुडन कॉफिन्स वर आल्सो फाउंड इन हड़प्पा, वुडन कॉफिन्स हमें कहाँ पे मिले? हड़प्पा में भी मिले। पॉट ब्यूरल्स मिले जहाँ पे लोथल समटाइम्स पेयर्स ऑफ स्केलेटन, जिसमें पॉट्स में स्केलेटन का पेयर रखा गया है। हाउएवर देयर इज नो क्लियर एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस सती, कोई सती सिस्टम नहीं, मतलब वहाँ पे कोई हमें एविडेंस नहीं मिले। अब डिक्लाइन कैसे हुआ? इतना अच्छा चल रहा था हड़प्पा कल्चर, तो डिक्लाइन क्यों हुआ उसके बारे में। देर इज अन एनिमस व्यू पिट्रेटिंग द टू द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर। कोई मतलब होता है ना, अपनी ही लापरवाही, वैसे समझ लो। वेरियस थ्योरीज हैव बीन पोस्टुलेटेड, नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, जैसे फ्लड्स आ गए, सूखा पड़ गया, फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई सॉइल की, ज़्यादा यूज कर लिया, ओकेजनल अर्थक्वेक्स आ गए, मतलब आप जिनको डिफाइन भी नहीं कर सकते, कुछ आपकी लापरवाहियां भी होंगी। According to some scholars, the final blow was delivered by the invasion of Aryans. जब आर्यंस आए तो उसके बाद से ज्यादा डिक्लाइनेशन शुरू हुई। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स इज मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। अब जो डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स है ना, कैसे किले टूटे, उनके उनके बारे में ऋग्वेदा में कहा गया। ऑल्सो द डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हंडल्ड टुगेदर एट मोहनजोदारो indicates that the city was invaded by foreigners. अब सिटी को किसने इन्वेड किया? फॉरेनर्स ने। द आर्यंस हैड superior weapons as well as swift horses which might have enabled them to become master of this region. जो आर्यंस थे जिनके पास अच्छे वेपन्स थे या अच्छे घोड़े थे, उन्होंने इस चीज को मास्टर किया और इस रीजन पे मास्टर हो गए, और बिकम द मास्टर मतलब लोगों को हराया, जब हराया होगा तो वो मास्टर बन गए इस रीजन के। अब हमने क्या क्या आउटकम क्या आया? पैलोलिथिक नियोलिथिक सोशल लाइफ के बारे में पढ़ा, ओरिजिन और एवोल्यूशन ऑफ हड़प्पा कल्चर के बारे में पढ़ा, सेलियंट फीचर्स के बारे में पढ़ा, डेट ऑफ हड़प्पन कल्चर्स के बारे में पढ़ा, रिलीजन के बारे में, डिफरेंट व्यूज और डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर है द वैदिक कल्चर। अब हम पढ़ेंगे वैदिक्स। अब पता है कि डिक्लाइन हो गए हड़प्पन के लोग, तो फिर उसके बाद मास्टर्स कौन बने? आर्यंस। तो मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ जो इसमें हमने पढ़ना है।
द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस के बारे में, वैदिक लिटरेचर के बारे में और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, द ऋग वेदा एज और उसके कल्चर के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे द लेटर वैदिक एज और उसका कल्चर क्या था, उन सब के बारे में। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। टेक केयर।